बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। मेरे बेटा, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और जिस वबा में हम मुब्तला हैं, मैं तो खासा टेंशन में हूँ। आप लोगों से दुआ भी है कि अल्लाह पाक करम करे, क्योंकि माई ब्रदर हु इज़ इन बोलीविया, ही वाज प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर बट ही इज़ नाउ ड्यू टू कोरोना इन द क्रूशल कंडीशंस। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे ब्रदर के लिए खुसूसी दुआ करें, क्योंकि वो इस वक्त आईसीयू में हैं कोरोना की वजह से। वो इस हैं भी बोलीविया में, हमसे बहुत दूर हैं, अमेरिकन स्टेट के अंदर मौजूद हैं। तो अल्लाह पाक उनके सेहत कामला अजला अता फरमाए और हमारी टेंशन को दूर फरमाए। आपके लिए खुसूसी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे भाई के लिए खुसूसी दुआ करें। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 7 में हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशंस के हवाले से बात कर रहे थे। आज इस चैप्टर नंबर 7 का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर एंड हो जाएगा इससे। तो ये भी आप ध्यान में रखना बेटा कि हम लोग हर हफ्ते तकरीबन 5 लेक्चर भेजते हैं केमिस्ट्री के, ख़ास तौर पे। इस दफ़ा थोड़े से लेक्चर लेंथी हैं और चैप्टर भी एंड हो गया, तो मैं नहीं चाहता कि अगला एक वीक का गैप आ जाए और आपका नया चैप्टर भी शुरू कर दूं। इंशाल्लाह इन्हीं आपने 4 लेक्चर्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है, जो कि लेंथी भी हैं। बाकी उन मटेरियल के हवाले से 5 लेक्चर से भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इन्हीं के अंदर मैंने सम अप किया है। टॉपिक बड़े थे। आफ्टर ईद इंशाल्लाह आपकी तो से फिर हाज़िर होंगे और चैप्टर नंबर 4 या चैप्टर नंबर 8 के हवाले से बात स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की। तो आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 का इख्तिताम करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी मेरे बच्चों को कोई मसला हो तो फ्रैंकली बताया करें कि कौन सा टॉपिक में आपको मसला आ रहा है, टेक्स्ट करके। आपको मैंने नंबर भी पहले, आपको याद होगा, पहले जितने मैंने लेक्चर भेजे हैं उनमें मेरा नंबर लिखा हुआ है। तो आपसे एक तो रिक्वेस्ट करनी थी कि भाई के हवाले से आपने खुसूसी दुआ करनी है और अल्लाह पाक हमारी टेंशन्स को दूर फरमाए, हमारे लिए आसानियाँ फरमाए। तो दूसरा इस चैप्टर में बेटा आज इख्तिताम हो जाएगा, बाकी इंशाल्लाह ईद के बाद बात होगी। तो आज जो हम बात करने लगे हैं दैट इज़ बॉर्न हैबर प्रोसेस, बल्कि बॉर्न हैबर साइकिल मैंने लिखना था, सॉरी, बॉर्न हैबर साइकिल मेरे बेटा। अब बॉर्न हैबर साइकिल का दूसरा हम क्या नाम देंगे? एनर्जी साइकिल का नाम देंगे। अब बॉर्न हैबर साइकिल है क्या चीज़, इससे क्या क्या हम सीखेंगे, क्या क्या हम मालूम करेंगे, इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, बॉर्न हैबर साइकिल या एनर्जी साइकिल वही है, ये भी क्या है? एप्लीकेशन है हेस लॉ की। इट इज़ आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ, यानी बॉर्न हैबर साइकिल जो भी काम करेगा किस लॉ को सामने रख के काम करेगा? हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशंस को। और उसकी देखो वही स्टेटमेंट मैंने उधर भी बयान की थी, सम ऑफ इंथैल्पी चेंजेस इन अ साइक्लिक प्रोसेस ऑलवेज इक्वल टू 0। सम ऑफ इंथैल्पी चेंजेस, मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि सम ऑफ इंथैल्पी चेंजेस, ए से आप लोग डी में डायरेक्टली जाते हैं, या ए से आप लोग बी में, बी से बेटा सी में, सी से ए में। अब मैं यूं बयान कर रहा था, ए से डी में जाएं, डी से वापस सी में, सी से बी में, बी से ए में, तो साइकिल कंप्लीट हो गया। तो जो साइकिल आपने कंप्लीट किया है इंथैल्पी चेंजेस इन अ साइक्लिक प्रोसेस, ए से डी, डी से सी, सी से बी, फिर बी से ए तक आ जाए, तो ये आपने साइकिल कंप्लीट कर दिया। तो इसमें इंथैल्पी चेंज, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3। तो मेरे प्यारे बेटा, डेल्टा H प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H1, दैट ऑल दीज सम विल बी इक्वल टू 0। इन तमाम इंथैल्पीज को जमा कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0। मेरे प्यारे बच्चे, बेटा ये ना खोलो, छोटा खोलो, ये ना खोलो, वो खोलो उधर से और खोलो, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये भी आगे बयान करना है। जो असल बात ये है दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी ऑफ mx बाइनरी आयोनिक कंपाउंड। इसका काम क्या है, किसको मालूम करना है बेटा?
इंथाल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी मालूम करनी है। किन की? एम एक्स मैंने क्या बोला है, मीन सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, ये क्या है? तो इनकी इंथाल्पी बेटा ये हमारे पास क्या है? बाइनरी आयोनिक कंपाउंड है। बाइनरी का मतलब तो दो टाइप्स के एलिमेंट, जैसे सोडियम और क्लोरीन है, पोटाशियम और क्लोरीन है। आयनिक कंपाउंड का मतलब समझ जाएंगे कि हमारे पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयोनिक बॉन्ड मौजूद है, आयोनिक बॉन्ड की वजह से आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो बाइनरी आयनिक कंपाउंड हैं ये वाले, इनकी हमने क्या मालूम करनी है? लैटिस एनर्जी विद द हेल्प ऑफ बॉर्न-हैबर साइकिल। एंड बॉर्न-हैबर साइकिल टू यूज हेसेस लॉ टू कैलकुलेट लैटिस एनर्जी, यानी इस प्रिंसिपल को, इस लॉ को फॉलो करेगी ताकि वो क्या मालूम कर सके? लैटिस एनर्जी मालूम कर सके। अब लैटिस एनर्जी है क्या मेरे बेटा? गौर से सुनना, क्योंकि आपके जहन में आ रहा होगा। लैटिस एनर्जी को दो डेल्टा एच एल ए डबल टी से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। डेल्टा एच, दोबारा अगर नज़र ना आ रहा हो तो मैं यूँ लिख देता हूँ, डेल्टा एच एल ए डबल टी से ज़ाहिर करते हैं मेरे बेटा, या फिर डेल्टा एच एल से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। डेल्टा एच लैटिस, it is the amount of energy release when 1 mole of any compound is formed from its gaseous ion. Amount of energy release when 1 mole of ionic compound is formed from its gas. इसका मतलब this is also enthalpy of formation of sodium chloride from potassium bromide, potassium chloride from gaseous ion. इसको enthalpy of formation भी यानी compounds के लिए कह सकते हो, lattice energy को। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आयन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो एनर्जी जो रिलीज, अगर 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनाओगे, उस बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या नाम दिया जाएगा? इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेटा, लैटिस एनर्जी का नाम। देखो अब मैं इस एग्जांपल को यूं जाऊं, बयान करो। सोडियम क्लोराइड क्या है? आयनिक कंपाउंड है। कितने मोल है बेटा? Na 1 मोल। ये किससे बनाया गया है? उसके अपने ही गैसियस आयन से। जब सोडियम आयन क्लोराइड आयन आपस में कंबाइन होंगे तो उस वक्त NaCl बनेगा। NaCl बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या नाम दूंगा? लैटिस एनर्जी। और कितनी रिलीज होती है? 787। पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में मिलाओगे तो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बन गया KCl, उसके नतीजे में 690 किलो जॉल पर मोल। तो ये मेरे प्यारे बच्चे, 1 मोल आयोनिक कंपाउंड जब बनाया जाता है उसके अपने ही गैसियस आयन से अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी रिलीज को क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी का नाम देते हैं। तो हमने इसी आज इन दो में से एक एग्जांपल्स उठाते हैं कि ये 787 जो हमने एनर्जी लिखी है ये बॉर्न-हैबर साइकिल के जरिए मालूम हुई है। तो कैसे मालूम हुई है, इसकी आज एक्सप्लेनेशंस में जाते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं तफसीलन कि कैसे ये लैटिस एनर्जी मालूम की जाती है। अब आप लोगों ने मेरा साथ देना है, तो जो सुनते हैं ना, पहले भी अभी इस लेक्चर में आपको वाज़ेह नज़र आ गया होगा, लैटिस एनर्जी कैन नॉट बी डिटरमाइन डायरेक्टली, यानी किसी कैलोरीमीटर से इसको मालूम नहीं किया जाता, बल्कि इसको किससे मालूम करेंगे? एनर्जी साइकिल के जरिए, बॉर्न-हैबर साइकिल के जरिए मालूम करेंगे हेसेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए। तो हेसेस लॉ एंथैल्पी इसको इनडायरेक्टली मालूम करता है, डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते। पहले मैंने छोटी सी रिप्रेजेंटेशन दिखाई है कि सोडियम सॉलिड है, क्लोरीन गैस है। तो जैसे सुनना, इनको हम डायरेक्ट, इनको मिलाएं, डायरेक्टली क्या बना दें? NaCl। गौर से सुनना, सोडियम और क्लोरीन गैस आपस में रिएक्ट करें तो क्या बनेगा? NaCl। ये एरो आपको जो ये वाला एरो दिखा रहे हैं तो ये इनकी फॉर्मेशन को ज़ाहिर कर रहा है कि NaCl बना है। जब भी उनके अपने एलिमेंट से कंपाउंड को बनाया जाएगा उसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होगी। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूँ, वापस यही बना दूँ सोडियम और क्लोरीन, तो वो उतनी एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन अब एनर्जी जज्ब होगी, क्या होगी? पॉजिटिव साइन। उधर नेगेटिव बनने के दौरान एनर्जी रिलीज हुई, अगर तोड़ेंगे तो उतनी एनर्जी होगी, तो क्या कहलाएगी? वो भी पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। तो अब बेटा ये हमने इस साइज से बनाया। अब अगली बात सुनिएगा, सोडियम और क्लोरीन को पहले किस में तब्दील करें? सोडियम सॉलिड से गैसियस आयन, क्लोराइड आयन बनेंगे। तो इसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होंगे कि सोडियम की पहले एटोमाइजेशन करेंगे, फिर आयोनाइजेशन करेंगे, क्लोरीन की एटोमाइजेशन करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेके आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होंगे, तो उसके लिए हमने डेल्टा H x को ज़ाहिर कर दिया।
कि इसके इंथाल्पी चेंजेस क्या होंगी, डेल्टा एच। डेल्टा एच एक्स का मतलब मोर देन 1 इंथाल्पी चेंजेस अकर होंगी यहाँ पे। डेल्टा एच एक्स का मतलब क्या है, मोर देन 1 इंथाल्पी, को एग्जैक्ट 1 नहीं है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा, NaCl। अब ये एरो आपको नज़र आ रहा होगा, दिस इज, जब भी गैसियस आयन से NaCl बन जाएगा तो उसको डेल एच एल मीन लेटेस्ट एनर्जी का नाम देंगे, एनर्जी रिलीज होगी। अगर इसको मैं ब्रेक डाउन कर दूं वापस वही बनेगा, वही लेटेस्ट एनर्जी होगी लेकिन पॉजिटिव होगी। उतनी एनर्जी जितनी फॉर्मेशन के लिए होती है ब्रेक डाउन के लिए भी उतनी चाहिए होती है, वही वैल्यू होती है। लेकिन यहाँ नेगेटिव है, डायरेक्ट बनेंगे तो लेटेस्ट एनर्जी नेगेटिव, फॉर्मेशन रिलीज होती है ना, जब दोबारा तोड़ेंगे तो उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये एक आपको ट्राई एंगल साइकिल दिखाया है, ट्राई एंगल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो अब मेरे बेटा इसी साइकिल को जब हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे तो दैट बिकम में बार्नहेपर साइकिल। अब मेरे बेटा हम इसी बात को हल करने जा रहे हैं कि लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl को कैलकुलेट करते हैं तो कंप्लीट एनर्जी साइकिल को क्या कहेंगे, बार्नहेपर साइकिल। इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे पूरे तफसीलन तो वही क्या बन जाएगा, बार्नहेपर साइकिल। और बार्नहेपर साइकिल के लिए क्या मालूम करेंगे, लेटेस्ट एनर्जी। तो मेरे बेटा लेटेस्ट एनर्जी किसी भी कंपाउंड की मालूम करें, किसी भी कंपाउंड की जो लेटेस्ट एनर्जी होती है वो हमें हेल्प कर रही होती है कि उस आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स के बारे में अंडरस्टैंड करने में, स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में, केमिकल बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करने में और प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड में। किसी भी आयनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को स्टडी करना हो, केमिकल बॉन्डिंग को, तो प्रॉपर्टीज़ को, तो लेटेस्ट एनर्जी हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है कि हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें कि कंपाउंड की स्ट्रक्चर क्या होगी, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी ज़्यादा होंगी या कम होंगी, या उनकी प्रॉपर्टीज़ में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा होंगी या कम होंगी। तो दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द वैल्यू ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। अब लेटेस्ट एनर्जी को मालूम करते हैं ताकि हमें पता चले कि बार्नहेपर साइकिल क्या है। अब तफसीलन बात करना बेटा लेटेस्ट एनर्जी के हवाले से, तो जैसे सुनना, इस साइकिल को समझने के लिए थोड़ा सा अक्ल चाहिए आज, क्योंकि अच्छा खासा ये आपको कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा होगा, लेकिन आपको मैक्सिमम समझ आ जानी चाहिए कि मैं जो पढ़ाने लगा हूँ, हमने बार बार कहा कि किसी चीज़ को एक स्टेप में बनाएं या सेवरल स्टेप में बनाएं, ओवरऑल इंथाल्पी चेंज रिमेन सेम। उसी बात को लेके आगे चलते हैं, देखते हैं ना मेरे बेटा, इस साइकिल को समझने की भरपूर कोशिश करनी है। मेरे प्यारे बच्चे, जहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ मेरे लेक्चर पे गौर से सुनना। सबसे पहले ये मेरा पॉइंट है जहाँ से मैंने स्टार्ट करना है। सॉलिड सोडियम मौजूद है और हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस है। इनको जो ही रिएक्ट कराता हूँ तो ये एरो जी बता रहा है, ये वाला एरो बता रहा है, तो जो सुनना, तो इन दोनों के बेटा क्या बना है, NaCl। सोडियम और क्लोरीन को डायरेक्ट रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, NaCl। और NaCl बनने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होने की वजह से मैंने नीचे एरो दिया है ताकि हाई लेवल से लो की तरफ आने पता चले एनर्जी रिलीज हो रही है। कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, 411 किलो जॉल पर। दिस इज द इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड्स। दिस इज द इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड्स। ये हमारे पास कौन सा हो गया बेटा, ये डायरेक्ट स्टेप भी है और सिंगल स्टेप भी है। ये हो गई सिंगल स्टेप फॉर्मेशन। सिंगल स्टेप एक स्टेप में हमने NaCl को बना दिया। अब मेरे बच्चों, सिंगल स्टेप के बाद हम बात करते हैं, अब सेवरल स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आप लोग गौर करो, इस लेवल से मैं इस लेवल तक आया हूँ, अब अबव चला गया हूँ। यूँ ये एरो भी आपको बता रहा होगा, लो लेवल से हाई लेवल। हाई लेवल में क्या हुआ, सोडियम सॉलिड था तो मैंने सोडियम गैसियस बनाया, बाकी क्लोरीन वही है, क्लोरीन गैस है, क्लोरीन। इसका मतलब क्लोरीन के अंदर कोई चेंज नहीं आई, सिर्फ किसके अंदर चेंज लाई हमने, सोडियम के अंदर। सोडियम सॉलिड से गैसियस एटम बनाते हैं, तो सॉलिड से गैसियस एटम बनाना, गैसियस एटम बनाने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसको आटोमाइजेशन एनर्जी कहते हैं, इंथाल्पी ऑफ आटोमाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ सोडियम की इंथाल्पी ऑफ आटोमाइजेशन हुई होगी। कितनी बेटा, सोडियम को सॉलिड से गैसेस में तब्दील करने के लिए 108 किलो जॉल पर मोल होगी, 108 किलो जॉल पर मोल। अब आप इस स्टेप से आगे आ जाएं इसकी तरफ। अब मेरे बेटा सोडियम, अगर इससे इसकी तरफ देखेंगे, इससे इसकी तरफ देखेंगे तो ये एरो आपको नज़र आ रहा होगा। इस एरो में क्या हुआ, सोडियम गैसियस से सोडियम पॉजिटिव आयन बना दिया गया। सोडियम पॉजिटिव आयन कैसे बना, इसका मतलब है हमने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया।
सोडियम के वैलेंस शेल से गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, नेगेटिव साइन बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जो ही सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आप पता है आपको वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका उसको डेल एच आई से ज़ाहिर करते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी या इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कितनी है सोडियम में? सोडियम में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 496 किलो जॉल पर मोल। क्लोरीन वैसे का वैसे, इसके मतलब अभी क्लोरीन में कोई चेंज नहीं है। तो मेरे बेटा इस स्टेप से इस स्टेप तक 2 स्टेप हो गए ना यहाँ पे। पहले हमने गैसियस एटम बनाया, फिर गैसियस एटम से गैसियस आयन बना लिया। तो जो अब बेटा अगले स्टेप में इस स्टेप से आगे चलते हैं। इस स्टेप से सोडियम पॉजिटिव है, सोडियम, इसका मतलब सोडियम में कोई चेंज नहीं लाई हमने, क्लोरीन के अंदर चेंज लाई है। क्लोरीन गैस थी, मॉलिक्यूलर फॉर्म में थी, अब वो क्लोरीन गैसियस एटम बन गया बेटा। मॉलिक्यूल से गैसियस एटम है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक गए हैं। तो हमने फिर आटोमाइजेशन की है क्लोरीन की, पहले सोडियम की कर रहे थे, अब क्लोरीन की आटोमाइजेशन की है। तो इट इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ आटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। उसके लिए एनर्जी कितनी चाहिए? 121। अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से यहाँ तक क्लोरीन, अब आपने यहाँ पे फिर देखा होगा एरो नीचे, इस स्टेज से एरो नीचे आ रहा है, जिसका मतलब अब एनर्जी रिलीज। अब यहाँ से इस स्टेप से ऊपर जितना जा रहा था एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही थी। पहले 108 हुई, फिर 496 अब्जॉर्ब हुई, फिर 120, ये सारे पॉजिटिव चेंजेस थी। अब मैंने क्लोरीन में, अब इससे इसमें आइए, सोडियम क्लोरीन वैसे का वैसे है, कोई चेंज नहीं आई, गैसियस आयन है। लेकिन क्लोरीन एटम था, अब क्लोराइड आयन बना पड़ा। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अब ऐड कर दिया है। जो हमने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला था वही क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो वो क्लोराइड बन गया, क्लोराइड बन गया। अब मेरे प्यारे बच्चे, जब आप लोग एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या नाम देंगे? अब एनर्जी कितनी रिलीज हुई? 340। दिस इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। अब नीचे क्यों आए? क्योंकि एनर्जी रिलीज है, नेगेटिव साइन। अब अब्जॉर्ब हो रही थी ऊपर जाते, जब अब्जॉर्ब हो रही थी ऊपर जा रहा था, अब नीचे क्यों आए? एनर्जी रिलीज हो गई। अब आपको पता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन 2 बन गए, तो इन दोनों को मिलाऊंगा तो NaCl फिर बना दूंगा। ये एरो फिर बता रहा है। अब देखो इधर से स्टेप बढ़ाते बढ़ाते यहाँ से होते होते मैं फिर वहीं सोडियम क्लोराइड पे आ गया। इसको जब गैसियस आयन आपस में मिलते हैं उस वक्त जो एनर्जी चेंज होती है उसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी हमने मालूम करनी है, उसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं है, लैटिस एनर्जी मालूम करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप गौर से सुनना, ये हमारी क्या थी? सिंगल स्टेप फॉर्मेशन थी। यहाँ से यहाँ तक ये सिंगल स्टेप, इधर से यूं जितना मैं प्रोसीड करता हुआ यहाँ, ये सेवरल स्टेप फॉर्मेशन हो गया NaCl की। NaCl को पहले सिंगल स्टेप में बनाया, अब बेटा सेवरल स्टेप से होता हुआ क्या बना दिया मैंने? NaCl बनाया। तो अब आपको पता है, गौर से सुनना, ये जो मैंने इंथैल्पीज लिखी हैं, जो खास तौर पे यहाँ पे जो है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसकी? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जो डायरेक्ट मैंने 411 लिखी है, इसको हमेशा याद रखिएगा, दैट इज डिटरमाइंड बाय कैलोरीमीटर। इसको कैलोरीमीटर से मालूम किया जाता है। तो जो सुनते हैं ना, फिर आगे आ गई सोडियम ऑफ आटोमाइजेशन ऑफ सोडियम की बात आ गई। यहाँ से आटोमाइजेशन ऑफ सोडियम है ना, सोडियम को सॉलिड से गैसियस बनाया। तो सोडियम सॉलिड से जब गैसेस बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? इंथैल्पी ऑफ आटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम, इसको मालूम किया जाता है किससे बेटा? हीट ऑफ फ्यूजन से, हीट ऑफ वेपराइजेशन से एंड स्पेसिफिक हीट। इन तीनों की मदद से हम इंथैल्पी ऑफ आटोमाइजेशन मालूम करते हैं। अगली बात आ जाती है आयोनाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है, सोडियम की आयोनाइजेशन की थी, तो इस आयोनाइजेशन को हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से मालूम करते हैं। क्लोरीन की बेटा क्या है? इंथैल्पी ऑफ आटोमाइजेशन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। तो क्लोरीन की आटोमाइजेशन हो या क्लोरीन हो, उसको भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से मालूम किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों को समझ आ गई होगी कि ये वैल्यू कहाँ, बाकी सिर्फ कौन सी की लैटिस एनर्जी को हम बार्न-हैबर साइकिल से मालूम कर रहे हैं। ये पूरा साइकिल क्या कहलाता है? बार्न-हैबर साइकिल। अब हेसेस लॉ मालूम इस्तेमाल करेंगे। हेसेस लॉ क्या कह रहा था? आप बताओगे? हेसेस लॉ के मतलब इंथैल्पी चेंज ऑफ वन स्टेप। अब वन स्टेप की इंथैल्पी चेंज क्या थी? ये वाला वन स्टेप था जो डायरेक्ट स्टेप था, जिसको डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू सम ऑफ इंथैल्पी चेंजेस ऑफ सेवरल स्टेप। हेसेस लॉ के मुताबिक सम ऑफ कैसे है? यहाँ इंथैल्पी ऑफ आटोमाइजेशन हो गई, वो आ गई। इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन आई, वो आ गई। इंथैल्पी ऑफ आटोमाइजेशन आ गई, वो लिख दी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आई, वो बेटा लिख दी। लैटिस एनर्जी वो लिख दी। तो ये सारी ये और ये ऑल दीज आर द
इंथाल्पी चेंजेस इन सेवरल स्टेप, तो तमाम इंथाल्पी चेंजेस को हमने सम अप कर दिया। तो इंथाल्पी चेंज ऑफ वन स्टेप इज इक्वल टू सम ऑफ इंथाल्पी चेंजेस ऑफ सेवरल स्टेप। कौन कहता है? ये हेसेस लॉ कहता है। अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन -411, आटोमाइजेशन 108, आयोनाइजेशन 496, आटोमाइजेशन 121, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 349 माइनस में है। लैटिस मालूम करनी है। अब लैटिस जब हमने मालूम करनी है तो इन तमाम रकमों को इधर ले जाओ, जो नेगेटिव है इधर जाके पॉजिटिव और जो पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव। तो अब डेल्टा एच लैटिस क्या हो जाएगी? -411। अब ये रकमें सारी मैं जब इधर ले आऊँगा तो मैं 108 भी नेगेटिव, 496 भी नेगेटिव, 121 भी नेगेटिव और प्लस 340, इन तमाम को जमा करोगे आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 3787। तो ये लैटिस एनर्जी आप सोडियम क्लोराइड आ गई एग्जाम्पल हमारे पास बेटा जो हमने सॉल्व की है। इसकी मदद से फिर हम इसकी केमिकल बॉन्डिंग को और प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर को इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो आपको याद होगा जब मैंने सोडियम क्लोराइड की डायरेक्ट एग्जांपल दी थी आपको, सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी मैंने कितनी लिखी थी? 787। और वो कैसे मालूम हुई? आपको पूरा टेबल बनाया और कौन सी चीज़ किससे मालूम की है ये भी मैंने हिंट लिख दिए हैं। तो ये मेरे प्यारे बच्चे सारा है जिसके अंदर हेसेस लॉ का इस्तेमाल करके हम लैटिस एनर्जी मालूम करते हैं। इस साइकिल को क्या कहते हैं? बार्नहेबर साइकिल या एनर्जी साइकिल। मेरे प्यारे बच्चों को बिल्कुल समझ आ गई होगी। दैट इज़ द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 7। उम्मीद है आपको ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।